47 के पीएम शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे। ये कोई नया काम नहीं हुआ, 28 सालों से ये इन्वोग है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यूके लॉज के तहत भी उनमें भी ये चीजें मौजूद हैं। सिंस 1996 ये प्रोविजन इस सूरत में मौजूद है। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है। अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम 200 यूनिट्स तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज लाहौर की सादे दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब की 3 अबूरी जमानतें मनसूख कर दी और अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इद्दत में निकाह के केस का फैसला हो भी जाता है और इमरान खान साहब की रिहाई हो भी जाती है, फिर भी इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे। इस फैसले को किस तरह देखा जा सकता है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और इसके साथ साथ बिजली के 200 यूनिट्स तक वज़ीर साहब ने ऐलान कर दिया है कि उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हो रहा और ये कहा जा रहा है कि गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। क्या वाकई गरीब आदमी को फ़ायदा होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। और ISI को कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार भी मिल गया। क्या ये इख्तियार में इजाफा है या इख्तियार में कमी है, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, शौकत प्राचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मरीम फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। तीनों एंकर पर्सन भी हैं। मरीम साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब के लिए ये जो फैसला है ना 3 अबूरी जमानतों की के खारिज होने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैसेज दिया गया है कि अगर उन्हें किसी जगह से भी रिलीफ मिल रहा है तो इस साइड से रिलीफ नहीं मिलेगा, तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाएगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। जैसे बहुत शुक्रिया। वैसे ये हैरान कुन बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अर्ज किया था कि ये बंदोबस्त ऑलरेडी कर लिया गया है। अब हैसियत सहाफी आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बंदोबस्त तो बहुत पहले किया गया था कि जब इमरान खान साहब के केसेस के खिलाफ कुछ केसेस, अब मसला ये है कि केसेस बना तो लिए जाते हैं लेकिन वो कितने मजबूत होते हैं या कितने भोंडे तरीके से उनमें सजाएं होती हैं वो तो हमारे सामने ही है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा पहले ही था कि ये इंतजाम कर लिया गया था। मुतादिद केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई, मुतादिद केसेस में उनकी अबूरी जमानत हुई, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि ये इंतजाम मुकम्मल है कि इमरान खान के लिए बाहर आने का कोई चांस नहीं है। अब आज जो दुहाई आपने देखी खावर मानिका साहब की, आज उनको पूरी कौम का दर्द था कि कौम बेरारवी का शिकार हो जाएगी। देखिए, मैं बिल्कुल कोई ना, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इतने हसास मामलात पर कोई सरमन दे सकूं या बता सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मेरे नजदीक एक ही सवाल है जो मुझे तंग करता है खावर मानिका साहब के एपिसोड में, कि देखिए जी, आपको 6 साल बाद याद आया कि मेरी बेगम और या इमरान खान ने मेरा घर तोड़ दिया। तो जितना अरसा वो मुल्क के वजीर आजम थे, एक किसी सेशन अदालत में, किसी फैमिली कोर्ट में एक दरखास्त तो दी जा सकती थी कि जी मेरा घर टूटा है और इन्होंने इद्दत में निकाह किया है। कम से कम आप ये साबित करने लायक तो होते कि भाई मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। या अगर वो दरखास्त ना भी उन्हें कोई दायर की जाती और वो ये कहते कि मुझ पर दबाव है और मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो होता खुद को डिफेंड करने के लिए। 5-6 साल बाद उन्हें याद आ गया जी कि मेरा घर तोड़ा था इमरान खान ने। जहां तक बात ये 9 मई के केसेस की है, मनीष साहब, ये एक दिलचस्प किस्म की गैरत है जिसे जागने में बड़ा टाइम लगा और लोग बड़े हैरान हैं कि इतनी देर से क्यों जागी है, पहले जाग जाते। अच्छा, मैं जो साहब बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के आपको अर्ज करूं कि इंग्लैंड में ना जो एक डिफेंस था वो प्रोवोकेशन का, उसको रिकग्निशन मिली। उन्होंने स्पेशल, जब कानून में ये मौजूद था कि प्रोवोकेशन उस तरह से डिफेंस नहीं था, लेकिन या उसको लिया जाता था लेकिन बहुत ज्यादा उसको बड़ा स्ट्रिक्टली कोर्ट्स देखती थी। लेकिन उन्होंने फिर एक सिंड्रोम निकाला जिसे बैटर्ड वुमन सिंड्रोम कहते थे, कि एक औरत अगर उसको उसका खावत टॉर्चर करता रहता है तो वो अगर कोई 6 महीने बाद भी अपने खावत को कत्ल करेगी तो वो प्रोवोकेशन को डिफेंस ले सकती है कि जी मुझे उसने इतना जिद किया 6 महीनों ने,
में कि मैंने 6 महीने बाद सोचा कि मैं इसका कत्ल कर दूं। तो खावर मानेका साहब की भी जो गैरत है वो ऐसी है कि वो शायद पहले टाइम बाउंड थी और बाद में उसको जगाया गया। लेकिन चले, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस लड़ाई का ताल्लुक केसेस के मेरिट से नहीं है चौधरी साहब। ये मुझे, आपको, फराचा साहब को और अदर काजमी साहब को बड़े अच्छी तरह पता है। इसका ताल्लुक उस ग्राउंड रियलिटी से है जो आज एग्जिस्ट करती है, और वो लड़ाई है इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, वैसे फराचा साहब आपकी तरफ आना है, ये फरमाइएगा, ये वैसे एक क्लियर मैसेज है कि जनाब आप कुछ भी करने रहेंगे तो आप जेल के अंदर ही, और आने वाले दिनों में जाहिर है फिर ये फैसला जो है हाई कोर्ट्स में जाके चैलेंज होगा, फिर हाई कोर्ट्स के फैसले आएंगे, फिर एक नया केस बनेगा, फिर एक नया केस बनेगा। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? बहुत शुक्रिया चर साहब। ऑप्शन तो कोई नहीं है। ऑप्शन जो उनके पास हैं वो ऑप्शन वो यूज़ कर चुके हैं और वो बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि सिर्फ पीटीआई या इमरान खान या उनके लीडर्स ही इसमें नहीं हैं। इसी केस में, इद्दत में, जैसे आपने भी कहा कि पहले से अरेंजमेंट कर दिया गया है, अरेंजमेंट और भी पहले से हुए हैं। मसलन मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाला तो केस अब सुप्रीम कोर्ट में फिर टेकअप हो गया, वो भी एक जगह अपनी जगह पर मौजूद है। उधर से हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट्स के जजेस भी हैं। मसलन 6 जजेस खत लिख रहे हैं जिस बिटर रियलिटी की तरफ मुनीफ फारूक साहब इशारा कर रहे थे कि आज की रियलिटी वही है, और वो रियलिटी है डिवीजन। उसमें आप 100 जमानतें दे दें, आप किसी ग्राउंड पे जमानत दे दें, नया केस का इंस्टीट्यूट हो जाएगा। उस नए केस में क्या कर रहे हैं, पुलिस ने जाके गिरफ्तारी डालनी है, पुलिस ने गिरफ्तारी डालनी है, फिर वो 14 दिन के बाद लगे केस, वो 25 दिन के बाद लगे केस, वो उसी शाम को लगे, वो रात को 12 बजे लगे। जहां कहीं अगर कुछ शायबा तक होगा वहां नया केस आ जाएगा, क्योंकि केस अपनी जगह पे बताते खुद दे आर नॉट द रियल फिनोमिनन, केसेस आर नॉट द रियल फिनोमिनन। रियल फिनोमिनन और है, और जो रियल फिनोमिनन है वो हमारी डिवीजन है और लड़ाई है। वो कहीं अदालत में नजर आ जाती है, कहीं जजेस के खत में नजर आ जाती है, कहीं जजेस की डिग्री चैलेंज करने पे नजर आ जाती है, कहीं तौहीन अदालत के नोटिस पे नजर आ जाती है, कहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने पे नजर आ जाती है। और जो बराह रास्त मैं कवरेज देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग की, अब तो सीधी सीधी वही सियासी बातें हो रही होती है ना कि जी आज पीटीआई के साथ वही हो रहा है जो नून लीग के साथ 2018 में हुआ था। ये हम कोट अनकोट, ये मेरे वर्ड नहीं है, कल को मेरे गले नहीं पड़ने जैसे अतर मिनल्ला साहब जी, उनके अपने वर्ड हैं। तो और अदालत को ये चाहिए कि 2018 से चीजों को ठीक, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर खावर मानिका को 6 महीने के बाद आने का ताना दिया जा रहा है तो अदालत अपने फैसले के बारे में क्या करे। हमें तो अब आके 40 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद वाला अब आके उन्होंने बताया कि ट्रायल भी गलत था, FIA को भी 45 साल हो गए। यानी मैं अदब के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अदालत सुनती है, अदालत अपने फैसले लिखती है, बिल्कुल सही, आप कानून आइन के मुताबिक लिखें, लेकिन जब स्क्रीन पे ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी तो फिर तो वो डिवीजन का लेवल लग जाएगा ना। वो ना हो, बेशक इन रियलिटी ना हो। आप अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप कमेंट्स करते रहें, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप सवाल करते रहें, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप आवाज उठाते रहें, लेकिन जब डीपर इन दिस कॉन्टेक्स्ट बात होगी फिर उसमें लेबल लगेंगे और वही रियलिटी फिर हर जगह रिफ्लेक्ट होगी। सही बात। काज़मी साहब ये फरमाइएगा, वैसे एक इखलाकी पहलू होता है हर चीज का, दूसरा एक कानूनी पहलू है। इखलाकी पहलू तो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं बनता था, और दूसरा ये है कि उन्हें जब अदालतें रिहा कर रही हैं तो उनकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरा ग्राउंड रियलिटीज हैं। ग्राउंड रियलिटीज ये कहते हैं कि जनाब कुछ भी हो जाए, अगर सारी अदालतें भी उनको छोड़ देंगी तब भी रहेंगे वो अंदर। जी देखें, आप तीनों की जो मैंने गुफ्तगू सुनी मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसका मैं खुलासा इनको बता देता हूँ आपकी ऑडियंस को। खुलासा ये है कि जनाब इस मुल्क में ना इस वक्त आइन है, इस मुल्क में ना कानून है, इस मुल्क में खटपुतली निज़ाम है। ये निज़ाम जब चाहेगा
तभी इमरान खान बाहर आएगा। ना वो किसी कानून के तहत बाहर आएगा, ना वो किसी कानून के तहत अंदर है। इस चीज से आप सहमत हैं? जब आपके मुल्क में चीजें इस नहज पे पहुंच जाएं, तो सिर्फ इमरान खान ने, उससे पहले भी देखा ना जी, उससे तो पहले देखा ना, ये तो आखिरी मुजरम है ना, ये तो आखिरी, उससे पहले बहुत सारे मुजरम वही ना। पर मसला ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान है उन्होंने तो ये सारा निजाम दुरुस्त करना था ना, उन्होंने तो एक सिलेक्टेड को हटाना था और एक हकीकी जमहूरियत लेके आनी थी, और कौम इंतजार कर रही थी हकीकी जमहूरियत आएगी। नहीं, वो इमरान खान साहब ने करना था। नहीं, ये इन्होंने लेके आनी थी, वो सिलेक्टेड था जी। वो तो इन्होंने पहले दिन ही कह दिया कि ये तो सिलेक्टेड है, पपेट है, हम आएंगे तो जनाब हकीकी जमहूरियत आएगी। अब वो दोनों जमातें इस वक्त इक्तदार में। अब इस वक्त रियलिटी ये है कि आज अभी भुट्टो साहब के केस का जिक्र हुआ, रियलिटी ये है कि इस वक्त भुट्टो के वारिस हुकूमत में है, ज़ियाउल हक के जानशीन हुकूमत में है, और कौम को हम यहां पे बता रहे हैं और एग्री करके तीनों बता रहे हैं कि सारी पार्टीज वैसे इक्तदार में, सारी पार्टीज इक्तदार में ना, मतलब मैं सेंटर की बात कर रहा हूं। और हम ये बता रहे हैं, नहीं इधर जो चीजें करें, जो पख्तूनख्वा की हुकूमत तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही। कौन है इस वक्त पख्तूनख्वा की जेल में? जो नून लीग का गिरफ्तार है या पीपल्स पार्टी का गिरफ्तार है। गिरफ्तार तो लोग पंजाब में हो रहे हैं या सेंटर में हो रहे हैं जहां नून लीग की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो भुट्टो को आज इंसाफ जो दिलाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हकीकत यह है कि उनके दौर में यह तारीख लिखी जा रही है कि इस वक्त कोई भी आइन और कानून नहीं है। जब अगलों की मर्जी होगी तब वो इमरान खान को छोड़ेंगे, ये हकीकत है। अब ये इस हकीकत को कब लोग तस्लीम करेंगे? शायद हो सकता है 40 साल बाद कोई आके कह दे कि हाँ जी यही हकीकत थी, लेकिन नजर जो कुछ भी आ रहा है वो आपके भी सामने में। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। देखें, बात ये है कि एक होती है डिस्टार्शन, एक होती है डिस्ट्रैक्शन। यानी लगता ये है आजकल के आर्गुमेंट से कि पाकिस्तान की तारीख 10 अप्रैल 2022 के बाद की है, उससे पहले कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पिछली सदी की बात नहीं कर रहा। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी का दौर था। कोई बता दें सियासी कैदी जेल में था या नहीं, भुट्टो की बात मैं अभी भी कर रहा हूं बैठ के। लेकिन मुझे ये कोई बता सकता है कि 2018 से 2022 तक कोई सियासी कैदी नहीं था, कोई सियासतदान जेल में नहीं था। रात को 12 बजे एक खातून को उठा के अस्पताल से जेल में भेजा गया, वो भाग रही थी क्या? यानी बात यह है कि तारीख को या तो इन कलेक्टिव टर्म्स आप यूज करें। ये डिस्ट्रैक्शन है। 2022 के बाद जुल्म हो गया, आज जुल्म हो गया। 2018 के बाद क्या हुआ था इस मुल्क में? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2008 से 13 तक बताया जाए कितने सियासतदान जेलों में 2018 तक चले, पर देखिए कंपैरिजन नहीं हुआ ना। 2008 से लेकर मरियम बीबी जो है उस मरीज की तीमारदारी के लिए जमानत पे रही 4 साल, जो मरीज लंदन में बैठा हुआ था। इधर तो आपने इमरान खान का निकाह खत्म कर दिया। किसी आपने सियासी मुखालिफ का निकाह खत्म किया क्या? जो सनम जावेद के साथ, आलिया हमजा मलिक के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, क्या वो उस राना सनाउल्लाह के साथ हुआ? और सबने कहा कि गलत हुआ। हनीफ अब्बासी साहब के साथ ज्यादती हुई, हनीफ अब्बासी के साथ हुआ, शाहिद खान अब्बासी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। देखिए आसिफ के साथ ठीक हुआ। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, आसिफ अली जरदारी के साथ ठीक हुआ, उनकी बहन के साथ ठीक हुआ, मरियम नवाज। मतलब कि देखिए करप्शन के केसेस थे, किसने एक दूसरे के खिलाफ। कौन सी जेआईटी थी? एक ये जो जेआईटी थी, जिस जेआईटी ने बताया कि जरदारी साहब के वो फेक अकाउंट से ओमनी ग्रुप वाली, आज भी वो जेआईटी मौजूद है, तमाम मौजूद अदारे उसके अंदर थे। इधर तो आप देख रहे हैं केसेस किस नोयत के। एक सब इंस्पेक्टर फिर रहा था चक्री में और उस सब इंस्पेक्टर ने सुना कि इमरान खान प्लान बना रहा है कि मैंने 9 मई को ये करना है। खुदा कोई सारे केस एक साइड पर रखते हैं, मतलब जो राना सनाउल्लाह पे 17 किलो हेरोइन डाली, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन। पार्टी के अंदर एक भी शख्स ये नहीं था जो कह रहा है कि जैसे जेआईटी ने जाके अकामा ढूंढा और तनख्वाह न लेने पे डिस्क्वालीफाई किया गया, वो जेआईटी किसने बनाई थी? वो तो व्हाट्सएप पे बनी थी। नहीं तो उसमें कौन था जेआईटी में? किसने बनाई थी? तो मैं ये कह रहा हूं ना, ये हुक्मरान है इस वक्त, उनको पकड़े जो लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त भी हुकूमत में, उनके ऊपर जिसने झूठा मुकदमा कायम किया था उनको पकड़ ले। किसने रोका? सर वो इमरान खान साहब अंदर है ना, पहले पकड़े उन्होंने। नहीं वो कहते हैं। अच्छा मनीष साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब आपकी तरफ आना है। सर ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना मनीष साहब, उसके अंदर एक चीज ऑब्वियस है कि जब किसी आदमी को रगड़ा लगाना हो तो केस इसी किस्म के बनते हैं, जैसे कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर त्यारा अगवा का केस बनाया था। सजा देना मकसद नहीं था, उनको रिटेन करना मकसद था। तो ये जो होता है ना, केस कमजोर है या केस मजबूत है, केस बनता है या केस नहीं बनता, ये तो मैटर ही नहीं करता मेरा ख्याल है। तो ऐसा बात यह है कि मैं इतना बता दूं कि जुल्म हमेशा जुल्म होता है, ज्यादती हमेशा ज्यादती होती है। अभी मैं जिस तरह हम बड़ा खुला डुली हम आर्ग्यूमेंट सब देते हैं,
देखिए, अदर काज़मी साहब की बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और वो दुरुस्त निशानदेही करते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं ना कि जुल्म हर दौर में जुल्म होता है, मैं साथ एक और बात कहता हूं कि हर दौर में फॉर्मूला नया आ जाता है, मिर्च मसाला नया आ जाता है, उसमें कोई चीजें ऐड हो जाती हैं, कोई चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जब हम बात करते हैं कि जी इस दफा ज्यादा लोटी मच गई है, ज्यादा तशद्दुद हो गया है, ज्यादा फस्तायत है, तो उसका जवाब ये है कि इस दफा जो लड़ाई है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की और नेक्स्ट स्केल की है। हम ये बातें करते हुए व्हाई डू वी डिवोर्स आवरसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी कि इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई, मियां नवाज शरीफ ने बाहर निकल के कहा मुझे क्यों निकाला, एक उन्होंने रैली निकाल दी, लंबी लॉन्ग मार्च टाइप कर ली, ठीक है आ गए, कभी जिक्र कर दिया जी कभी खलाई मखलूक का, कभी जनरल फैज हमीद साहब का, उस वक्त डीजीसी थे वो, कभी बाजवा साहब का, उन्होंने कहा जी हमें खलाई मखलूक है जिससे हमारा मुकाबला है, ये सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब इसको एक स्टेप फर्दर ले गए, उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक से शुरू किया, डर्टी हैरी पे ले आए, फिर उनको मैं तो खुली डुली बात करता हूँ कि उनको शौक चढ़ा के चलो जी आर्मी चीफ भी मैंने अपनी मर्जी के रखना है, इनको नहीं लगाने देना, ये नहीं लगाएंगे। वो इक़्तिदार में नहीं थे, इस मुल्क में कोशिश मियां नवाज शरीफ ने की थी वज़ीर आज़म होते हुए कि मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाऊं, और आपको पता है उसका नतीजा क्या निकला था। जाहिर बात है वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। अब मसला ये है कि जो काम इमरान खान साहब ने जो लड़ाई डाल ली थी, या जो अब वो मैं स्लैंग सा वर्ड है लेकिन शायद यहाँ अप्रोप्रिएट है कि जो पंगा ले लिया था, अब उसका जो रिजल्ट था वो यही कुछ होना था। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इस चीज को समझें कि बहुत सारी जगह पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, किसी जगह पर आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं इस बात को मानता हूं कि आज भी बहुत से काम ऐसे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और मेरे जैसा आम आदमी ये कहता है कि जी मरहम रखने का वक्त है, माफी देने का वक्त है, चले जी बहुत हो गया, साल हो गया, उससे ऊपर हो गया, ये जरा छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। अब जहां तक बात खवातीन की है, हमारे घर में भी माए बहने हैं जी, सबकी बुजुर्ग मौजूद है, हम सबको हमें भी दिल करता है, हम भी ये कहते हैं कि यार ये बीबियों को छोड़ें, बीबियों को माफ कर दें, लेकिन हम कह ही सकते हैं ना, या ये कह सकते हैं कि जी बड़ी ज्यादती है। फैसला करने वालों में ना जावेद चौधरी साहब शामिल है, ना प्राजा साहब है, ना अदर काज़मी साहब है, और ना खाकसार है। फैसला कहीं और होना है। लड़ाई डाली तो डाली क्यों? अगर डाली तो फिर तैयार हो जाए। फिर अगर आपने वो कहते हैं ना ऊंटों के साथ जारी लगानी है, तो फिर अपने वो दरवाजे भी ऊंचे रखें। अब जब आपने इतना बड़ा पंगा डाल लिया है तो फिर उसका नतीजा तो यही निकलेगा। अब बात क्या है, कोई आपस में इनमें बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से बहुत भी हम करे दें कि जी बड़ा मकबूल और फलान हो, कहते हैं चलिए मकबूल है तो वो सियासी पार्टियों का प्रॉब्लम है, हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है। हम बात करते हैं जी वो बीबी है अंदर, वो सनन जावेद है, वो फलाना है, वो उनको निकाल लें तो जी ये बीबियों करेगा। उन्होंने कहा जी उन्होंने जो उस दिन वो जो कर रही थी, वो तो जो हमारा सिपाही खड़ा हुआ है उसको जब ये कह रही है कि तुम्हारे चीफ घर में जी इमरान खान ने अपनी बहन दिखाने के लिए फलाने को ले जा रहे थे, इमरान खान को, और माँ का रिश्ता देने के लिए ले जा रहे थे, तो वो बोलेगा? आपका क्या ख्याल है, हमें से ऐसे ही छोड़ दें? तो बात यह है वो फैसला मैंने नहीं करना। मेरे लिए तो शायद ये चीजें मटेरियल है कि यार कोई अगर रोड पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है तो करता रहे, सो बी इट। इदारे इतने वल्नरेबल नहीं होते, शख्सियात को इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, बट दैट इज ओनली एन आर्गुमेंट दैट वी कैन प्रेजेंट ना। हम लड़ नहीं सकते किसी जगह जाके। रिजल्ट ये है चौधरी साहब कि ये लड़ाई जिस तरह की डाल चुकी है हमारे पास। ये बिल्कुल ठीक है मनीष साहब, ऐसे हल कोई सर हम सिर्फ डिबेट कर सकते हैं और कुछ मशवरे दे सकते हैं, अगर मान लें तो अच्छी बात है। वैसे अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब को सेटल नहीं करना चाहिए चीजों को? इस सारी लड़ाई का फायदा क्या है? ये लड़ाई आप अपने घर के अंदर लड़ रहे हैं, बस ऐसे जैसे दो भाई लड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस जंग का क्या फायदा होता है? इमरान खान साहब इस वक्त कहां पे हैं? जेल में है, और जेल में बैठ के भी तोप चला रहे हैं। जी, ये क्यों वो तोप अब आपका ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान को मसला सेटल नहीं करना चाहिए? हुक्मरान भी ये कहते हैं, इमरान खान को सोचने की जरूरत है। जज साहिबान भी ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच कहता है कि इमरान खान कहता है मैं आर्मी चीफ के साथ सेटल कर, नहीं, वो कहते हैं आप सोचें। हर कोई ये कह रहा है, उधर से भी आवाज आती है कि जनाब ये कर लें, वो कर लें, सदके दिल से ये कर लें। मसला ये है कि जमहूरियत के अंदर अगर जब आप नहीं मानते कि जनाब अवाम की से की कोई पावर है, तो फिर तो आर्गुमेंट ही खत्म हो गया। किस लिए हर कोई कह रहा है इमरान खान को सेटल कर लो? अगर इमरान खान को अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो तो वो तो आज इररेलेवेंट हो जाए। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ताकत जो है वो अवाम के सपोर्ट से मिलती है,
और इमरान खान को इस वक्त अवाम की सपोर्ट हासिल है। अब इसको कहें कि बजोरे बाजू जो है हम नहीं मानेंगे, आइन को भी नहीं मानेंगे, उसको अंदर भी रखेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन फिर क्या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? इस मुल्क में जनाब मामला सेटल हो जाएंगे? तो अगर हमें मामला सेटल करना है तो ये इमरान खान सेटल नहीं कर सकता, ये हुकूमत सेटल नहीं कर सकती। मामला तब सेटल होगा जब हमारे बुजुर्गों ने जो 50 साल पहले जो मामला सेटल किए थे आइन पे, जब आइन को हम मानेंगे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई और मौजूद शख्सियत हो, तब इस मुल्क में मामला सेटल होंगे। नहीं तो बात होगी कभी 2022 से, कभी 2018 से, कभी 1977 से। तो ये तब ही सेटल होगा जब हम ये इस चीज पे सेटल हो जाए कि आइन के मुताबिक चल। बुजुर्गों ने 50 साल पहले बनाया, 52 साल पहले बनाया, उस आइन के अंदर अदम एतमाद की एक क्लास मौजूद है कि आपने अपनी अक्सरियत साबित करनी है कौमी असम्बली में, और अगर वो साबित नहीं होती तो आपको चुप करके अपोजिशन में बैठना चाहिए। इमरान खान साहब ने आइन की इस क्लास को तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने कहा जी मेरी जो गवर्नमेंट गई है वो जनरल बाजवा की वजह से गई। भाई मसला ये है कि आप उस दिन वोट पूरे नहीं कर सके। वोट पूरे करना जनरल बाजवा या जनरल किसी और का काम नहीं है, ये आपका काम था, आपकी पार्टी नहीं कर सकती। चुप करके आप अपोजिशन में बैठें और इंतजार करें, बजाय इसके कि आप यलगार करना शुरू कर दें और कहेंगे जी ये सब गद्दार हैं और इन्होंने मेरी गवर्नमेंट कराई, मैंने इनको सुकून से नहीं रहने देना। ये मसला है ना अतर काज़मी साहब, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना मसला। ये कि उसी आइन के अंदर आपको इजाजत है कि अगर आप मुस्ताफी होना चाहें तो आप जा सकते हैं। उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है जब आप असेंबली तोड़ेंगे तो 90 रोज में इंतखाबात करवाने। उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। उसी आइन में लिखा हुआ है कि गैर जानिबदार जो है आपके निगरान होंगे। उसमें मोहसिन नकवी को लाया गया, काकड़ साहब आए, वो सारी चीजें मेरी मर्जी के बंदे लेके आए। मसला सिर्फ ये है, मसला ये नहीं है कि अगर इमरान खान साहब मोहसिन नकवी को ले आते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस जिस इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज कर रहे हैं वो उन्हीं का है। जी मसला ये कि एतराज तो इलेक्शन पे हो रहा है ना, जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं। देखें मोहसिन नकवी साहब वही थे ना जो इधर पार्लियामेंट लॉजेस में जरदारी साहब के साथ जाके लोगों की मुलाकातें करवा रहे थे। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो रहा था, ये मलिक अहमद खान साहब के साथ ना चाय के खोखे पे इधर बैठे होते थे। बात है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो इमरान खान साहब के लिए भी काम करते थे। उस वक्त किसी को कोई एतराज मतलब वो तो हो सकता करते हो। जरदारी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान भी राब्ते में रहे। बहरहाल मुझे ब्रेक लेने थे क्योंकि ये सारे इंकशाफात भी चीजें हैं। तो प्राइस साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अल्टीमेटली सारी जंग का नतीजा क्या निकलेगा। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शौकत प्राइस साहब, नतीजा क्या निकलेगा इस जंग का? मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप बड़े समझदार आदमी, आप कह के देखें। बात यह है कि वो एतजाद एहसन साहब, चौधरी एतजाद एहसन साहब ने एक वाकया सुनाते हैं और वो वाकया खातून कह रही होती है कि सदके तेरे ते थानेदार तो पता नहीं किसका मैं सदके कहूं कि आइन इतना अहम बना दिया यानी जो इमरान खान साहब जो किसी कानून को नहीं मानते थे, किसी आइन को नहीं मानते थे, अब माशाल्लाह आइन उनके लिए बहुत अहम बन गया। तो मैं अल्लाह करे मुझे इतना शऊर आ जाए, मैं शुक्रिया अदा करूं जैसे वो थानेदार का चौधरी साहब के बकौल वो माँ कर रही थी। बात यह है कि ये मुझे ख़त्म होती नहीं नज़र आ रही ये वाला जो क्राइसिस है, क्योंकि जब भी खान साहब बढ़ के मार रहे थे, जब जेल में नहीं गए थे, जब अदम एतमाद हो गई थी, फिर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, हुकूमत पंजाब तोड़ी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ी, उससे पहले बुज़दार को रखा। यानी बाकी मोहसिन नकवी याद आ जाता है, बुज़दार भी मुझे तो खैर याद आता है क्योंकि हमारे इलाके का। ठीक है वो है कहाँ पे वैसे, हयात है वो? नहीं अब मैं आगे चलता हूँ फिर उधर न हयात हैं तो उनको चाहिए कि अपनी आवाज सुनाए कौम को। तो ये जो कुछ होता रहा, खान साहब जो कहते हैं ना कि सबको पीछे बिठा दो, खान साहब के साथ भी तो लोग थे ना जो सब कुछ इनसे करवा रहे थे कि नहीं ये तो बिल्कुल आखिरी रात तक जोर लगाया जा रहा था ना कि जी वो नहीं बने तो वो बने, वो नहीं बने तो वो बने। इसका क्या मतलब है सारा जी। और जिस डिवीजन की मैं पहले से बात कर रहा हूँ, डिवीजन इसी वजह से है। डिवीजन किस वजह से है? यानी एक दिन जनाब वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का फैसला आता है, दूसरे दिन 6 जजों का खत आ जाता है सामने। ये क्या कोइंसिडेंस है? मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको महज इत्तफाक नहीं समझता कि ये जो लड़ाई जारी है या ये जो तकसीम का अमल जारी है, तो उस तकसीम को ख़त्म होने में मेरे नज़दीक तो कोई आसार नहीं है।
मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक किसी अल्लाह करम करे कोई बड़ा डिजास्टर नहीं होना चाहिए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। मनीष साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइए, सर ये जो ISI को कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार मिला है, इसको लोग कह रहे हैं कि इख्तियारात में इजाफा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है इख्तियारात कम हुए हैं, क्योंकि उससे पहले तो ये ब्लैंकेट किस्म की इम्यूनिटी थी ना, जिसका चाहे जहां चाहे जो चाहे रिकॉर्ड कर ले। लेकिन इसके अंदर बाकायदा कैप किया गया है कि जी 18वें ग्रेड से ऊपर बंदा होना चाहिए और उसे अपनी रीजन लिखनी चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूं। तो ये मेरा ख्याल है अब पहली मर्तबा इसको बाकायदा सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। चलिए साहब, निहायत एहतराम से जान की अमान पा के अर्ज करूंगा कि मुझे और आपको बताया जाएगा जी कि 18वें ग्रेड का बंदा कर रहा है या 16वें ग्रेड का कर रहा है, मतलब हमें तो नहीं पता होगा ना। फ्रैंकली कागज के हद तक तो ठीक है, बात यह इसके बाद अब अदालत पूछ सकती है और उनको बताया जा सकता है, उससे पहले ना बताया जा सकता था ना पूछा। तो अदालत को कौन सा कोई ऊपर से फरिश्ता आके बताएगा, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू ही चॉइस साहब बताएगा ना। मतलब आपको भी पता ही, मुझे भी पता ही है जी। बात यह है जी कि इमरान खान साहब के दौर से पहले से ये काम शुरू है, हमेशा से है। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा यार वो प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रेसिडेंट को, तो वो कॉल्स उनको पता है सुनने चाहिए और बड़ी अच्छी बात है। आज मैं देख रहा था काजिम सूरी साहब ने कहा कि जी मुल्क बड़ा जुल्म हो गया, तो उनको शायद याद नहीं कि इमरान खान साहब का इस पे फरमाने इमरान खान क्या था। ये मामलात पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। अब चलें, आपको याद है बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला आया तो उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, उन्होंने कहा जी किस कानून के तहत, तो कानून बन गया। अब क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो रेडी किस कानून के तहत, उन्होंने कहा जी लाओ जी कानून भी हाजिर है, कोई गल नहीं, ऐसी रिट्रोस्पेक्टिव बढ़ा लिया या प्रोस्पेक्टिव पर्पसेस के लिए बना लिया। मसला ये है कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। जवाब बड़ा आसान होगा, जावेद चौधरी साहब का कॉल रिकॉर्ड होगा या मेरा होगा, तो हम कहेंगे जनाब ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, आई हैव अ राइट टू प्राइवेसी, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। वो कहेंगे भाई हमें तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम इसलिए आपका कॉल रिकॉर्ड देख रहे हैं या आपकी कॉल टैप कर रहे हैं कि मुमकिन है आप किसी नेफेरियस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो एंड वी हैव रीजंस टू बिलीव आप होंगे। अब व्हेन आई क्वेश्चन देयर रीजंस तो दे से दैट इज प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, हम पाबंद नहीं है आपको देने की। आई रेस्ट माय केस। मसला ये नहीं कि जब डाडियां दी हुकूमत होवे ते सत्तावियां दा 100 होवे तो बड़ा ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने नोटिफिकेशन हो गया है, ना भी हो तो मैं और आप क्या कर सकते हैं, मतलब मैं और आप किसी का क्या कर सकते हैं। आज वैसे आप बहुत मायूस है हर मामले में मरीज साहब, आप कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, मेरा ख्याल जो करना चाहिए नहीं सर मुझे बताएं, आप कुछ कर सकते हैं, दिल पे हाथ रख के बताएं आप क्या कर सकते हैं सिवाय अपने प्रोग्राम के, अपने कॉलम के, अपने व्लॉग के, और जनाब क्या कर सकते हैं। बस वो चीहो पुकारी कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं जी, और क्या हो सकता है। अतर काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब ऐसे बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो ये कहते थे कि एजेंसीज का काम ही है, और उस वक्त ये लॉ भी नहीं था, लॉ की गैर मौजूदगी में वो कहते थे इनका काम है और ठीक कर रहे हैं, तो अब तो लॉ बन के सर अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर गलत या सही का म्यार इमरान खान नहीं है। पाकिस्तान के आजकल तो इमरान खान, देखिए ये तो हमने बना लिया ना कि इसलिए कि हर चीज उन्हीं से कर दी कि उधर तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, टॉक शोज, न्यूज, सब कुछ, और उसके बाद पाबंदी भी है, उसकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, तो इससे आप अंदाजा लगाना बड़ी मुश्किल सिचुएशन, नाम भी नहीं ले सकते। वैसे तो हम आप तो लेते हैं और हम भी लेते रहते हैं, पर इशू ये है आप लोगों ने ज्यादा लिया, मैंने नहीं, आज के प्रोग्राम में आपने ज्यादा लिया। अच्छा, इशू ये है कि देखिए ये मसला इमरान खान या मियां साहब का नहीं है। एक आइन और कानून के मुताबिक हम रियासत चलाने का कम से कम शौक रखते हैं, उसके ऊपर बार बार बात करते हैं, बड़ी बड़ी तकारीर की जाती हैं, और उसी आइन और कानून के तहत लोग यहाँ पे पावर्स एंजॉय करते हैं, पर्क्स एंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। जरदारी साहब के मोटरकेड के लिए कितना पैसा रखा गया है वो भी हमारे सामने है, बाकी जो मोज़िज़ शख्सियात हैं वो उसी आइन और कानून। तो ये नहीं हो सकता कि उस आइन और कानून के तहत जहां पे इनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहां पे जो अवाम का राइट है वो उसको हम कहें जनाब इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही होता आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं सर, ऐसा ही होता आ रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर अगर किसी ने इस्तेमाल किया उस्मान पुजदार ने किया जी, पकड़े अगर हम देखें मतलब उस्मान पुजदार इधर ही है ना, मतलब यही मैं कह रहा हूँ, कमाल है वैसे वो किया होगा उन्होंने हेलीकॉप्टर, क्या वो उड़ा के नीचे से देखते होते थे कि बैठते थे रोजाना मैंने समझा शायद उड़ा के कहते दिखाओ मुझे जाते थे। अच्छा, मसला ये कि अब हमने ये देखना है कि क्या ये चीजें आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। अगर आइन और कानून के तहत आपकी जो पावर है वही ना, आइन और कानून के तहत अगर ये नेशनल सिक्योरिटी उसको हमने प्रोटेक्ट करना, आइन और कानून के तहत ये कानून है, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं,
ये मराहत हैं, ये चीजें हैं, ये सारी हम ले रहे हैं, लेकिन उसी आइन के तहत जो अवाम को चीजें मिलनी है उसमें हम कह रहे हैं नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। देखें, इसको कुछ ना कुछ तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज जो है मुनासिब है, ऐसा होना चाहिए। मुनीफ साहब ने शुरू में बरतानिया का जिक्र किया, वो जो एक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं वो रिपा एक्ट है 2000 का। रिपा एक्ट के तहत जिसमें 2009 में दोबारा किया गया था, गालिबन उसका जो पूरा नाम है रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2000, उसके तहत जो है मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर है, सेक्रेटरी जो है, वो इजाजत देता है इंटेलिजेंस एजेंसियों को या पुलिस को या फिर एक क्राउन कोर्ट का जज। यहां पे 18वें ग्रेड का अफसर, तो मतलब कि यहां पे हर दूसरा बंदा 18वें ग्रेड, शुक्र करे पहली मरतबा 18वें ग्रेड का बंदा है। जी जी, आपको उस पे भी मतलब अभी तो देखे ना, ऑपोजिशन वाले तो इतने जो है वो नामुनासिब लोग हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ खुद लगता है आजकल 18वें ग्रेड का अफसर है, जिस तरह के वो चला रहे हैं हुकूमत। तो ऐसी बात तो नहीं है, वो यकीनन अवाम के नुमाइंदे हैं और मुंतखब हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, थोड़ी सी बेहतरी लाएं। मैं ब्रेक आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। 200 यूनिट्स बिजली जो है ना, वो गवर्नमेंट ने आज ऐलान कर दिया है कि इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा, और ऐसे महसूस हो रहा है कि आम आदमी को बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं सर, ये जो बाकी आपने टैक्सेस उसके ऊपर लगाए हुए हैं या जो कैपेसिटी चार्जेस हैं बाकी सारे, वो भी खत्म कर दे ताकि आवाम को फायदा हो। इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा? छोटी सी ब्रेक को दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे प्राइसा ये फरमाइए कि ये बड़ा ऐलान किया गवर्नमेंट ने आज, वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स उन्होंने बिठाए हुए थे और ऐसा लगता था कि जैसे हातम ताई की कवर को लात मारी है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन जो हालात हैं आवाम के, मेरा नहीं ख्याल कि इस रियायत के बाद भी लोग बिजली का बिल दे सकें। पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ 25 करोड़, और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इससे 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल लें, ये कितनी परसेंटेज बन गई पाकिस्तानियों की। प्लस जैसे आपने खुद भी सही फरमाया कि इतना सारा इसके ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सिर्फ 2 करोड़ लोगों का या 2.5 करोड़ लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और अगर 100 रुपये 200 का भी फ़ायदा होता है, चलें ये भी खुशाइंद बात है कि इसमें रूट कॉज को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा। असल वो गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी, मैं इससे थोड़ा मादरत के साथ डिसएग्री करूंगा। कैपेसिटी है नहीं है या इंटरेस्ट है अपना। ये जो कैपेसिटी चार्जेस वाले प्लाट्स हैं हमारे हुक्मरान तबके के कितने हैं अपने? हाँ, अपने कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट है, उनके दोस्त हैं, जब सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है, कैपेसिटी चार्जेस तो उस वक्त अप्लाई होते हैं। यानी हम सर्दियों में अगर 9000 मेगावाट हम ले रहे हैं बिजली, मीन पूरी कौम पे हम कर रहे होते हैं 26,000 मेगावाट। ठीक, वो किसकी पॉकेट में जा रहा है? 2250 अरब रुपए आपको हर सूरत देने पड़ते हैं। उसको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा? ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ कैपेसिटी की नहीं है, इनके इनकैपेसिटी या इनएबिलिटी या कैपेबिलिटी न होने का मामला नहीं है। यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, यहाँ किसी न किसी का इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 40 पावर प्लांट्स हैं या 50 हैं या 30 हैं जो कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं और मसलसल ले रहे हैं, वो कोई ना कोई तो ओन कर रहे हैं ना उसको। और वो जो पैसा छीना जा रहा है लोगों से, वो किसी न किसी की पॉकेट में तो जा रहा है। अभी मसलन सुखी किनारी बना है 884 मेगावाट का, ये कुनहार रिवर पे बना है, बालाकोट से आगे नारायण और कागान के दरमियान हाइडल का प्रोजेक्ट है, सस्ती बिजली है। हमने जनाब धड़ाधड़ लगाए, कहीं थर्मल लग रहे हैं, कहीं फलां लग रहा है, फलां लग रहा है, और उन्हीं का ये आदाब है कैपेसिटी। जब तक आप कैपेसिटी चार्जेस वाला इशू एड्रेस नहीं करेंगे, ये 200 को जब तक नहीं पकड़ेंगे मामला ठीक नहीं हो सकता। वैसे अतर काजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कोई फायदा होगा 200 यूनिट्स तक इजाफा ना करने का, इस ऐलान का? देखें, मेरे ख्याल में अगर किसी को रिलीफ मिलता है किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट को, तो अच्छी बात है, आवाम को मिलता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ओवरऑल जो इशू है उसको डील करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप आइसोलेशन में बीच में एक सेगमेंट को दे देंगे और दूसरों को इग्नोर कर देंगे। नहीं, इस तरह मामला हल नहीं होंगे। अब जो बिल दे रहा है उसको नुकसान होता है, उसको नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि जो बिल्स आ रहे हैं और ओवर बिलिंग की बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब, मोहसिन नकवी साहब उस पर नाराजगी का इजहार करें। जो ओवर बिलिंग होती है वो SDO कोई अपनी जेब में तो नहीं पैसे डाल के
जाता, वो पैसा किधर जाता है? हुकूमत खाते में। तो ये इन्होंने इनको टारगेट दिए होते हैं। और वो जो अभी प्राचा साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि कैपेसिटी पेमेंट्स आपने करनी है, आपने हर हालत में, चाहे बिजली कोई कंज्यूम करे या ना करे, उसी की वजह से ये इतनी सारी चीजें आपके बिल में ऐड होती हैं। जब तक इसकी ओवरऑल हम सूरत-ए-हाल नहीं देखेंगे, और अब आईपीपीज के कुछ मुआहदे रीन्यू होने वाले, अगर वो रीन्यू हो गए तो फिर इस मुल्क के मुस्तकबिल का जो है ना, अल्लाह ही हाफिज है, ये इनको सोचने की जरूरत है हुक्मरानों को। वैसे गवर्नमेंट जा रही है चाइना, आपको पता होगा, ये जा रहे हैं, डार साहब भी जा रहे हैं, एहसन इकबाल भी जा रहे हैं, बाकी वजीर खजाना भी जा रहे हैं। ये वफ्त बना के वहां पे जाके मेरा चाइनीज गवर्नमेंट की मिन्नत करने वाले हैं कि जी आपको मेहरबानी करें हम पे। पहले जो गए थे तड़ियां लगाने गए थे, पहले भी तो अभी 2-4 दिन पहले भी तो गए हुए थे ना, तो उस वक्त भी मिन्नतें ही की होंगी इन्होंने, तो यही करना है इन्होंने। पर मसला ये है कि अभी तक ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना किसी चीज में बेहतरी आ रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सारी सियासी जमातों को एक तरह से एक मौकिफ लेना चाहिए। और अच्छी बात थी, पिछले दिनों चाइनीज आए, पीटीआई वाले भी वहां पे बैठे, मौलाना भी बैठे, तो जो अवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर भी कम अज कम जो है, अगर ये एक मौकिफ ले लें तो वो भी बड़ी मेहरबानी। कम से कम बिजली पे ले लें, बिजली पे ले लें सारी जितनी भी सियासी जमात। और दूसरी जो कॉर्पोरेशन है, 200 कॉर्पोरेशन है जिनको सबको निजकारी होनी चाहिए, उस पर भी बैठ जाए, कम उस पर बैठ जाए। और दूसरा ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये लगता है इस तरह है कि मिसाल के तौर पे गरीबों के घर कोई अरबपति बच्चा पैदा हो गया कि समझ नहीं आता, पूरा मुल्क दिवालिया हुआ हुआ है, कोई बिल आ रहे हैं कि कोई इकोनॉमी नहीं चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज नफसियाती हदें अबूर कर गया। तो मैं तो वो रोज पढ़ के नफसियाती मरीज हो गया हूं कि ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या राज है। आपका ख्याल ये है कि किसी साइड पे खैर की खबर नहीं आनी चाहिए? नहीं, मसला ये है कि आइसोलेशन में स्टॉक एक्सचेंज पता नहीं क्या कर रहा है, बाकी तो पूरा मुल्क हमारे सामने। चले कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सारा मुल्क की बेहतर होगा। फसद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।